हाँ जी, यस, हाँ बेटा। तो आवाज आ रही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो है, अब हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम क्या है। देखो, गॉस थ्योरम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम का बहुत बड़ा यूज है और बहुत वाइटल इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग गॉस थ्योरम को बहुत अप्लाई करेंगे। बहुत उसकी बड़ी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अलग अलग बॉडीज के कैलकुलेशन के लिए, और भी कई तरीके का उसका जो है एप्लीकेशन है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारे को बात समझ में आएगी। क्लियर है? तो अब सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि गॉस थ्योरम होता क्या है। व्हाट इज गॉस थ्योरम? ओके, अब देखो, गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट करता है चार्ज चार्ज एनक्लोज्ड इन ए बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना जितना चार्ज है, उस चार्ज को उसके फ्लक्स के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बुक वाली डेफिनेशन जो आपकी बुक में आपको मिलेगी, वो डेफिनेशन तो ये है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी closed body is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that body। ठीक है, अगर मैं लिख के बताऊं तो कैसे लिखेंगे? टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इज थ्रू ए क्लोज्ड body is 1 by epsilon naught times the net charge q enclosed by it। ओके, ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज q enclosed by it। ठीक है, ये तो हो गई जो आपको पेपर में लिख के आनी है डेफिनेशन। अब बात को समझते हैं होता क्या है। देखिएगा, होता यह है कि बेटा जो फ्लक्स है ना, किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर जितना चार्ज क्यू है, उसका फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनक्लोज्ड चार्ज क्यू, ठीक है। एनक्लोज्ड, ENCLOSED, एनक्लोज्ड चार्ज क्यू। ओके, तो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एनक्लोज चार्ज क्यू की। अब यहां से हमारे को एक बात समझ में आ गई कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें एक कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फ्लक्स हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब देखो, इसमें जो है सिर्फ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप को मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस की तरफ लेके जा रहा हूं, बड़े तरीके से बात को समझना। देखो, कूलम्स लॉ जो था ना, उसमें फोर्स कैलकुलेट हुई थी और उसमें 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का मल्टीपल था, लेकिन साथ में 4 पाई भी था और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉइंट चार्ज से निकाली जाए तो उसमें भी एप्सिलॉन नॉट था, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, 4 पाई का मल्टीपल था और Q बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला था। ये हमारे फॉर्मूले थे। यहां पर आप देखो, इन दोनों में 4 पाई का मल्टीपल था, लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक है। तो यहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ये पता लग जाता है कि 4 पाई यहां क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स थी और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब यहां जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के बीच में है, यानी कि उस फोर्स का नेचर कैसा है? 4 पाई का नेचर है। 4 पाई का नेचर क्या होता है? स्फेरिकल नेचर होता है, ठीक है। यहां पर 4 पाई का नेचर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक सिंगल चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो 4 पाई नेचर की होगी, यानी कि किस तरीके की होगी? स्फेरिकल शेप में होगी, ठीक है ना। तो आप यहां पर अब समझ लीजिए कि जो चार्ज है
किसी भी क्लोज्ड बॉडी में उससे जो फ्लक्स आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल नेचर का हो, इसीलिए यहां पर 4 पाई नहीं आएगा। इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय इट होता है। ये फैक्टर जो है हमारा बहुत बड़ा फैक्ट है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर जितना चार्ज होगा उसका फ्लक्स उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर चार्ज 3q है तो फ्लक्स आएगा 3q/ε0। अगर क्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज 4q है, ठीक है, तो फ्लक्स आएगा 4q/ε0। यानी कि जितना चार्ज है वो उसी के फैक्टर के साथ बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर जो भी क्लोज्ड बॉडी है उससे बाहर जो भी चार्ज है उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन हमेशा 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू आ सरफेस एरिया। ठीक है, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस करके जाती हैं बेसिकली वही फ्लक्स होता है। तो अब सीधी सी बात है यार, कोई भी सरफेस है उसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, सिंपल बात है, जितना उसके अंदअंदर चार्ज है उतना ही जाएगा, बाहर वाले का तो कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझ लेना। अब इसके बाद हम लोग एक और बात पर हम लोग इस पे आएंगे कि अगर ये है Q/ε0, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग जो है इसके प्रूफ पर चलते हैं, और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, पहले गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट को और उसके फॉर्मूले को। ठीक है, और अब हम लोग जो है इसके प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसा होगा, अब प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो अब वो जो हमारा प्रूफ होगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कैसे आएगा देखो, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज Q है। क्लियर है? ओके जी, बिल्कुल। अब हम इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर यहां से अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहें तो हमारे को क्या चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो कंडीशन ये है कि इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने का मतलब क्या है कि इसको किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। तो क्योंकि इस चार्ज का जो नेचर है, ज्योमेट्री जो है वो कैसी होती है, एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें तो चार्ज कैसा होता है, शेप उसकी कैसी होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्फेरिकल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी को अब हम लोगों ने क्या करा कि इसको अब हमने एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड बॉडी में रख दिया। हाइपोथेटिकल क्लोज्ड बॉडी की शेप हमने रख ली कैसी, स्फेरिकल नेचर की। कैसी रखी हमने, स्फेरिकल नेचर की। तो ये हो गया स्फेरिकल नेचर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से ये फ्लक्स अब इस तरीके से बाहर आएगा। ठीक है, आएगा तो इसके पूरे से, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी, हर पॉइंट से आएगा फ्लक्स। तो ठीक है, क्यों? फ्लक्स है बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके हर पॉइंट से बाहर निकल के आएंगी ना, अगर इसके अंदर चार्ज रखा होगा तो। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एक चार्ज ले लिया है, कंसिडर कर लीजिए एक चार्ज जो है वो Q है। ठीक है जी, हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इस चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पर कितनी क्रिएट होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब भाई क्योंकि हमें इसको एनक्लोजर देना है, तो एनक्लोजर देने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइपोथेटिकल सरफेस मानना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो जो हाइपोथेटिकल एनक्लोज्ड सरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी चार्ज के लिए, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये गॉसियन सरफेस सिर्फ स्फेरिकल हो, इसकी 3 सिमेट्री मेनली पाई जाती है। एक तो गॉसियन सरफेस जो है वो हमारे क्या होगा, स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल। और एक और होता है क्यूब की फॉर्म में।
हम इन तीन तरीके से हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। याद रखना, गॉसियन सरफेस जो है एक हाइपोथेटिकल यानी कि अजम्पशन बेस्ड एक सरफेस है। हमने माना है कि अगर ये एक ऐसा चार्ज है तो इसको पूरे को कवर करने के लिए कौन सी ज्योमेट्री हमारी एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, अब इस वायर के ऊपर यहां पर प्लस चार्ज है, तो आप इस वायर को अगर गॉसियन सरफेस में अगर आप इसको स्फीयर में डाल दोगे तो इसके हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर नहीं आएंगे, राइट। तो इस वजह से हम सिमेट्री बेसिस पर करते, तो इसके हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आए तो इसके लिए कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। यस, बिल्कुल सही आपने समझा। और फिर इसी प्रकार से हमारे पास क्यूब होता है, एक शेप क्यूब आ जाती है, सिलेंड्रिकल होती है और स्फेरिकल। तीन हमारे ये जो है गॉसियन सरफेस की शेप होती है जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपनी डेरिवेशन पर दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो अब नाउ ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ करा। कहां पर, एट डिस्टेंस आर पर। ओके जी, आर पर हमने बना लिया, चलो ठीक है। अब यहां से बनाने के बाद हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ गई, डी एस ये हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, तो डीएस का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, 4πr²। क्यों, क्योंकि दिस इज द डीएस। डीएस क्या था, डीएस हमारा सरफेस एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट था जो हमने बनाया था, इसको हम लोग डीएस दे देते हैं, ये हमारा डीएस एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो अब डीएस क्या है, ये है। अब इस पूरे का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा E इंटू 4πr²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो यहां लिखा हुआ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को हम यहां डाल देते हैं, तो 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाई 4πr², और ये आ गया Q/ε0। ठीक है, क्या आ गया ये, Q/ε0। तो आप देखो, हम लोग फ्लक्स यहां से शुरू हुए थे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस से, एंड फाइनली हम कहां पहुंच गए, Q/ε0। तो इस तरीके से हमारे को पता लगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो फॉर्मूले हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। ये हमारे पास फ्लक्स के दो फॉर्मूले बन गए हैं। अब ठीक है, इनको हमने बना लिया है, इनको हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये होगी हमारे पास गॉस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि ये प्रूफ मैथमेटिकली इस तरीके से आता है, तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय द बॉडी और द सरफेस। या हम ये कह सकते हैं दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय द बॉडी, एंड प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, इक्वलिटी क्रिएट करने के लिए 1/ε0 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। या इस बात को ऐसे भी कह लीजिए कि फ्लक्स को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में लाने के लिए Q को ε0 से डिवाइड कर दीजिए, और ε0 आपको पता ही होता है, परमिटिविटी होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू हमें पता ही है, 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। ये हमारे को पता लग गया, जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकल वे से कई बार सॉल्व करते हुए 8.85 को 9 भी ले लेते हैं, तो 9 × 10⁻⁻12, ये बात समझ लीजिए। हाँ, ये वैल्यू याद रख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में, बुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को बेटा पॉज करेंगे। तरीका हमारा पढ़ने का वही रहता है, क्या कि नोटबुक हमारे सामने होगी, हमारे हाथ में पेन होगा, और जो भी स्क्रीन पर होगा वीडियो को पॉज करेंगे। अगर आपको लगे कि ये जो लिखा है ये छोटा आ रहा है, क्योंकि वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, आप किस में देख रहे हो बेटा, तो उसको आप लोग जूम करके देख सकते हो, और इस पूरे को अपने साथ साथ में नोट्स तैयार कर सकते हो, और करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप इसको यही सोचे कि हाँ वीडियो देख लिया और हमें आ गया। बेटा, वीडियो देखने से आज तक किसी भी विद्यार्थी को, चाहे किसी की भी वीडियो देख लो,
नहीं आया है, अभ्यास करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। जब तक ऐसा नहीं करोगे, जब तक आप अपना इस तरीके का तरीका नहीं अपनाओगे, तो यकीन मान लो कि दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हो गई है, गॉस थ्योरम का जो है स्टेटमेंट हो गया है और गॉस थ्योरम का प्रूव हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस की हमें जरूरत पड़ेगी। और गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल एनक्लोज्ड सरफेस होता है, जो कि हमारे को ये बताता है कि जो है चार्ज है उसको हमने किस तरीके से, किस शेप में एनक्लोज करा है, उसको हमने किस तरीके से पूरे को उसके अंदर डाला है, या वो उसके पूरा का पूरा समाया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं आपके साथ में कुछ नीट के और जेई के दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जेई मेंस के और नीट के पीवाईक्यू में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आपको ये बताऊंगा कि देखो इतने लड्डू क्वेश्चन आते हैं यार, फंडामेंटल्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसान ट्रिक रहेगी, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल यूं चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आप लोग देखते रहिएगा। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कि एक चार्ज क्यू है और उसको हमने एक किसमें रखा है, स्फीयर के अंदर है, तो यहां से फ्लक्स कितना होगा? तो यहां से फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर इसको हमने हेमिस्फीयर बना लिया ऐसे करके, ये वाली शेप आ गई है, नाउ दिस इज अ हेमिस्फीयर और चार्ज यहां पर है, सो दिस इज द चार्ज क्यू। अब यहां से फ्लक्स कितना होगा? तो देखो बेटा, अब जितना भी फ्लक्स होगा ना वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा यूं करके। तो एक बात बताओ, इसमें अगर देखते तो यहां से इसका आधा हिस्सा देखो, तो इधर वाला तो कम हो गया ना, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल कम हो गया। तो इसका मतलब अब इसमें से फ्लक्स कितना आएगा? आधा आएगा। तो क्या कर दोगे ऊपर वाले के कंपैरेटिव? तो F इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बस हेमिस्फीयर का केस है ये। किसका केस है? हेमिस्फीयर का केस है ये। और ये किसका केस है? स्फीयर का केस है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि एक चार्ज क्यू रखा हुआ है एक क्यूब के अंदर यहां पर, ये अगर हम एक क्यूब बना लेते हैं, इस तरीके से हमने एक क्यूब बनाया। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया और यहां पर इसके सेंटर में चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अब यहां से फ्लक्स कितना होगा? तो बेटा अब यहां से भी फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो अब आप कहोगे कि सर ये तो सिमेट्री अलग है, ज्योमेट्री अलग है, फिर भी दोनों में सेम आ रहा है, ये कैसे? हाँ, फ्लक्स जो है कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ज्योमेट्री क्या है या सिमेट्री क्या है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड इन दैट बॉडी, बस इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूं कि भाई जो है एक चार्ज क्यू ये है, ये एक छोटा स्फीयर है और ये एक बड़ा स्फीयर है। अब आप बताओ कि यार अब इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, तो अब बताओ कि दोनों से फ्लक्स कितना आएगा? दोनों से फ्लक्स अभी भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, φ1 भी ये होगा और φ2 भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया जाए, ये तो एक पार्ट हो गया ना, ये तो इसका एक पार्ट हो गया, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया जाए, ये जितने भी सर्कल आपको दिख रहे हैं ये स्फीयर है बेटा, ध्यान रखना ये स्फीयर है। अब इसमें आप देखो, एक ये है और एक ये है, इसके अंदर चार्ज Q1 है, इसके अंदर चार्ज Q2 है, इस तरीके का है। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, क्या है? 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, दोनों के सेंटर कॉमन पॉइंट पर है, एक छोटे रेडियस पे है, एक बड़े रेडियस पे है। अल्टीमेटली क्या है? एक बड़ा स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है। ठीक है, छोटे स्फीयर के अंदर चार्ज Q1 है और अगर आप यहां से देखो तो बड़े स्फीयर के अंदर चार्ज Q2 है। अब आपसे पूछा गया कि यार ये बताओ, अगर ये वाला स्फीयर 1 है और ये वाला स्फीयर 2 है, तो बताओ फ्लक्स 1 कितना होगा? अब देखो यार, इसके अंदर से तो फ्लक्स कितना आएगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि अंदर का चार्ज काउंट होगा। लेकिन
अब टू जो है सेकंड वाला जो स्फीयर है, जो बड़े वाला स्फीयर है, उसमें आप देखो Q1 भी उसके अंदर में ही है और Q2 भी उसके अंदर है, क्योंकि है तो दोनों ही उसके अंदर ना, लॉजिक पर बात करना, दोनों ही उसके अंदर में है। तो इसका मतलब अब यहां पर फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया, और मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग काफी क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेटा एक ही बात याद रखनी है कि हमेशा जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लेना अपनी कॉपी में। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फ्लक्स हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है अंदर है, हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी, बाहर वाला चार्ज नहीं काउंट होगा। पॉइंट नंबर 2, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी बड़ी है या छोटी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान में रख लेना। ये 2 फैक्टर आपके दिमाग में अगर आ गए तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अब देखो मैं आपके साथ में ना थोड़े से पीवाईक्यू लेके आता हूं। सबसे पहले मैं लेके आता हूं जेई के पीवाईक्यू, ठीक है। तो जेई के कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और जेई के क्वेश्चंस को करने के लिए अब जो है देखो, अब आपके सामने जो है ये जेई मेन 2024 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, ओके। आपने इसको उम्मीद है कि लिख भी लिया होगा, अच्छे से नोट भी कर लिया, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बात समझ में आ गई। अगर नहीं कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया है या थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एक बात सुनने से समझ नहीं आती है, तो दूसरी बार हम उसको करेंगे, तीसरी बार करेंगे, लेकिन काम हो जाएगा, ये सत्य है, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब अगर मान लीजिए कि अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जेई का पीवाईक्यू, जेई पीवाईक्यू है ये, और ये क्वेश्चन है जेई मेंस का जनवरी 24 का, जनवरी 224 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि 2 क्यूब हैं, एक का नाम है C1 और एक का नाम है C2, दोनों ही कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है, होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब हैं। तो भैया पहले तो जो है ना कॉन्सेंट्रिक क्यूब बनाते हैं, यानी कि एक तो बड़ा क्यूब बनाओ भैया, ऐसे, ठीक है। ये हमने बना लिया भाई बड़ा क्यूब, ओके, इस तरीके से बना लिया, चलो जी, क्लियर, ये हो गया, ओके। अब ये बोलता है कि यार इसी के अंदर एक और एक है, वो यहां पर है, ठीक है, वो यहां पर है एक क्यूब, तो ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। अरे यार, ओहो, थोड़ी सी सिमेट्री में गड़बड़ हो गई, आप लोग इसको समझ लेंगे। अरे यार, ये हो गया, चलो अब इसको हमने यहां से कर दिया, ये हमारे क्यूब बन गए दो, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है पॉइंट, ये जो छोटे वाला क्यूब है ना, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है 2 क्यूब, 2 क्यूब, ओके। और जो ये बड़े वाला है ना, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है 3 क्यूब, ठीक है। और ये जो है ये क्यूब, इसका नाम है C1 और इसका नाम है C2। अब ये पूछता है कि यार C1 और C2 की रेशियो बताओ क्या है फ्लक्स की, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द C1 एंड C2 इज। तो रेशियो ऑफ फ्लक्स यानी कि φ1 बाय φ2 की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी C1 और C2 की रेशियो, ठीक है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जेई में क्वेश्चन आया हुआ यार, आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है एक में 2 है और एक में 3 है, ठीक है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, देखो यार, φ1 कितना होगा, φ1 होगा बेटा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, और φ2 कितना होगा, φ2 बड़े वाले क्यूब से, भैया ये 2q भी तो इसके अंदर में ही है ना, ये भी तो इसके अंदर में है और ये भी इसके अंदर में है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, 5q हो गया, 3q प्लस 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट गिव्स यू
फाइव क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टू की वैल्यू होगी फाइव क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो फाइव वन बाय फाइव टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू इज इक्वल टू टू बाय फाइव। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको पता ही है 2:5 इसकी रेशियो होती है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप शायद अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, नहीं, क्वेश्चन सारे ही बहुत इजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। अब देखो, अब यही एक ही क्वेश्चन में इसी प्रकार से, ये है जेई मेन 23 का क्वेश्चन लेता हूं। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें अगर आप पीवाईक्यू खोलेंगे जेई के, तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस वहां आपको बेटा मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके स्टडी मटेरियल में एग्जिस्ट ना करे। आई एम श्योर कि ऑल ओवर द इंडिया, आप जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको ये क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे अपने स्टडी मटेरियल में, कुछ भी अगर आप देख रहे हैं तो। चलिएगा, अब हमारे पास है जेई मेन का एक क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेन का है, ये भी जनवरी का ही है, 23 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बोलता है कि एक फिगर है, ओके, इसमें चार्ज क्यू रखा हुआ है सेंटर पे, और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, जिसका इनर रेडियस ए है, कंडक्टिंग है, तो भैया ये इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, और अब आप लोग जो है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यार ये इसकी थिकनेस का रीजन है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस का रीजन है कंप्लीट। ओके, ये इसकी थिकनेस का रीजन है। ठीक है जी, ओके, और इसका रेडियस है ए। अब जो है, और यहां का ये जो रेडियस है ये है बी। ओके जी, मान लिया हमने, ये फिगर बनी हुई है, स्फेरिकल शेल है, इनर रेडियस ए और बी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज यहां रखा है क्यू, इन द, इसका नाम फर्स्ट रीजन रखा है, इसका नाम सेकंड रीजन रखा है, और बेटा इसका नाम थर्ड रीजन रखा है। तीन रीजन उसने डिवाइड कर दिए, एक अंदर का, एक मेटेलिक बॉडी का, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो ये तो क्या है, ये तो मेटल है। क्यों है मेटल? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, वर्ड उसने दे रखा है। देखो इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन के वर्ड से पिक करना है मामला क्या बोल रहा है, वर्ड मिस नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन का एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। अगर वर्ड ध्यान में है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये हो गया, ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू इन द थ्री डिफरेंट रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज गिवन एज, क्या होगा इसमें से? अब यार एक बात बताओ, कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी ना, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसा है? कंडक्टिंग स्फीयर है। अब मेटल है, हमें पता है कि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, मेटल के अंदर फील्ड नहीं होंगी। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? E2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और तीसरा क्या है? बाहर, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि फ्लक्स तो आएगा ही बाहर, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आएगा, तो यहां पर भी क्या होगा? E2 इज इक्वल टू नॉट जीरो। कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इस ऑप्शन में आंसर था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और आपको जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मात्र ये बता देना था कि कहां पर फील्ड है और कहां नहीं है। तो बस इतना याद रखना कि इस क्वेश्चन को वो फ्लक्स के द्वारा गॉस थ्योरम को अप्लाई करके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहा था, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो इसी प्रकार से मैं आपके सामने नीट के क्वेश्चन को थोड़ा सा पिक करता हूं। अब देखो यार, नीट के क्वेश्चन है ना बेटा, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्यूब के ऊपर, क्यूब के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं नीट में। मैं अब आपको जो है ना क्यूब का कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूं कि यार देखो क्यूब का क्या मामला है। ठीक है, तो पहले तो ये समझना कि यार क्यूब में है ना, वो दो वर्ड में कंफ्यूज करता है। एक तो थ्रो द क्यूब कितना फ्लक्स होगा, और एक होगा थ्रो द फेस क्या होगा। तो याद रखना, इन प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब,
क्यूब की प्रॉब्लम में एक पॉइंट याद होगा, फ्लक्स थ्रो क्यूब। एक तो ये वर्ड याद रखना है, फ्लक्स थ्रो क्यूब, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फ्लक्स थ्रो सरफेस ऑफ क्यूब। ये दो पॉइंट्स पर वो आपको कंफ्यूज करता है, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन के अंदर। ये बात अगर आपके तरीके में बैठ गई तो आप ये बात समझ जाना कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत पैदा नहीं करेगा। देखो, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बनाया ये एक क्यूब, ये मैंने बनाया एक क्यूब, ऐसे बना लिया हमने, ओके, चलिए जी, ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के अंदर यहां पर चार्ज क्यूब है, ठीक है, इसके सेंटर में एक चार्ज है। जैसे कि मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे के अंदर कोई भी अगर आपने एक पॉइंट मान लिया, कोई एक बॉडी मान ली कि ये बॉडी चार्ज है, ठीक है, तो अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रो क्यूब कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब आप देखो वो फ्लक्स जो है कितने सरफेसिस से आएगा, कितने सरफेसिस से आएगा, एक क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, तो एक के हिस्से में टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का कितना हिस्सा आएगा, 1/6 हिस्सा ही तो आएगा भैया। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया और उससे टोटल 60 इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकल रही है, 60 निकल रही है, तो एक से कितनी निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, 6 है, तो एक से 10 ही निकल पाएंगी। कितनी निकल पाएंगी, 10 ही निकल पाएंगी। तो 1/6 आ गया ना, बिल्कुल। तो फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द फेस, एनी ऑफ द फेस इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यही कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट बहुत क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना बेटा। अब अगर आपको एक और क्वेश्चन है जो कि ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि अब ये हो गया ना क्वेश्चन, तो अब इसी क्वेश्चन में वो क्या बताएगा कि यहां पर इस कोने पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, तो भैया अब बताओ कि कितना चार्ज, कितना फ्लक्स निकलेगा इस क्यूब से। अब देखो भाई, मान के चलो कि आपके पास कोई भी एक क्यूब है, ठीक है, अब अगर क्यूब है बेटा तो एक डब्बा होगा, उस डब्बे के साइड में आप कितने डब्बे रख सकते हो, एक डब्बा हमने रखा, उसके बराबर में ये दूसरा रखा, एक इसके पीछे रख सकते हैं, एक इधर रख सकते हैं, तो यानी कि एक इस कोने से नीचे कितने कनेक्ट हो गए, 4 डब्बे, इनके ऊपर भी 4 आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। यानी कि अब अगर आप देखो तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रो वन क्यूब, थ्रो एनी क्यूब, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा अगर चार्ज कहां पर है, कॉर्नर पे है। और ये वाला कॉन्सेप्ट कहां था, जब चार्ज कहां पर है, एट सेंटर, ये था सेंटर पर, ठीक है, एक था कॉर्नर पर और एक था सेंटर पर, ठीक है, हो गया, फ्लक्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब आपसे पूछा है कि यार ये बताओ कि एनी ऑफ द फेस, इस क्यूब के या किसी भी क्यूब के किसी भी फेस से फ्लक्स कितना आएगा, फेस से यानी कि सरफेस से, फेस मतलब सरफेस। अब यार देखो, अगर बेटा कहीं पर है तो इसके जो 3 वो बनेंगे ना, 3 जो हमारे वो बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे, वहां पर तो ये कुछ ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, तो इसमें मैं एक सिमेट्री उठाता हूं, जैसे कि हाँ मैंने ये उठाया। अब यार ये देखो, ये कोई मार्केटिंग वगैरह तो है नहीं भैया, ये चौक का एक डब्बा है, बस इसको समझना क्यूब है। यहां पर चार्ज रखा है। अब यार देखो, यहां पर अगर चार्ज रखा है तो 8वां हिस्सा आएगा इसके हिस्से में, बिल्कुल आएगा जी। तो इस वाले सरफेस से तो फ्लक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ठीक है। तो फील्ड लाइन इससे तो यहां निकल जाएंगी, ये जो बैक्स, जो आपके लिए बैक, मेरे लिए तो ये इधर आ रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो मेरी तरफ ऐसे, इससे भी फ्लक्स नहीं आएगा, और सिंपली ये साइड इससे भी नहीं आएगा। तो इन 3 से तो नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इनके तो अलोंग फील्ड लाइन जाएंगी, तो 1/3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये कितना आ गया 1/3 इंटू Q/8 ε0, दैट इज Q/24 ε0। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि भैया ये हमारे को ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, क्यूब से पूछा गया है या सरफेस ऑफ क्यूब से पूछा गया है। अगर जैसे ही आप क्यूब वाला क्वेश्चन पढ़ें तो उसके ऊपर फोकस कहां करना है, क्या पूछा है। दो वर्ड में कंफ्यूज करेगा क्यूब वाली प्रॉब्लम में, उन दो में से आपको वो वर्ड देगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ठीक है, ये एक क्वेश्चन है नीट 2023 का। कब का क्वेश्चन है ये? नीट 2023 का, क्यूब का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो मैं इसको पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है ए चार्ज क्यूब माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक चार्ज क्यूब है, क्यू माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? क्यूब के सेंटर पे। ओके, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेस विल बी, उसके किसी भी फेस से कितना फ्लक्स आएगा। यार ये देखो मैं ये कॉन्सेप्ट में करा रहा हूं और ये नीट का क्वेश्चन है। ये देखो कितना आएगा, Q/6 ε0 मल्टीप्लाई माइक्रोकूलम था ना, तो 10⁻⁻6 कूलम। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था और ये आपका आ गया नीट 23 का क्वेश्चन। देख लेना अपने PYQ में, इतना इजी क्वेश्चन है यार। और दुनिया मतलब ये बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि नीट का पेपर, जेई का पेपर बहुत मुश्किल है, होगा नहीं जी, बहुत समस्या आ जाएंगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी समस्याएं है ना आपके हार्डवर्क पर है, आपके डिसिप्लिन पे है। हार्डवर्क तो आप करते होंगे लेकिन भैया मामला डिसिप्लिन पे अटकता है। देखो जीवन में बेटा आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो वो आपके साथ है। ठीक है, सीधी सी बात है। आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो बाकी चीजों को भूल जाओ, याद रखो। और अगर बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई भूल जाओ। अब बाकी चीजों में तो यार दोस्त भी आते हैं, लड़ाई झगड़ा भी आता है, ठीक है ना। और क्या आता है भाई? हाँ वही वही वो पिंकी, ठीक है, और वही वो क्या नाम है उसका, वही वो तेरे वाली का, वही। हाँ तो भैया वो भी आती है सुंदरिया, सुंदर कन्या जिसको हम कह सकते हैं मिस प्लैनेट और मिस इंडिया। और भाई तुम्हारे तो सपनों की राजकुमारी तो बनी जाती है, वो हो चाहे कुछ भी। तो ये जो समस्याएं होती हैं ना, ये आपको बेटा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। तो एक बात याद रखो यार कि इंपॉर्टेंस अपने काम को दो, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो जितनी ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दोगे उतना ही आपके लिए बात सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यार ये एक क्वेश्चन आया था ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड A इफ पॉइंट चार्ज क्यूब इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब ये कहता है कि फ्लक्स बताओ किसी भी क्यूब से जिसकी साइड A है, उसको अगर वो पॉइंट चार्ज क्यूब है वो उसके कोने पे रखा हुआ है, कोने पे रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। कहां से पूछा है? क्यूब से पूछा है। ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। ये देखो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था और इन्हीं कॉन्सेप्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं बेटा। कुछ भी तो डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मेनली आपसे यही पूछा जाएगा कि ये कैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। हमेशा बस एक बात याद रखना कि यार फ्लक्स के मामले में अंदर चार्ज कितना है, उस चार्ज की सिमेट्री क्या है, अगर क्यूब का केस है तो किस किस हिस्से में बटा है, वो आपको देखो। वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका मैथ्स का 9वीं 10वीं के कॉन्सेप्ट है, ये ज्योमेट्री के, कि यहां अगर कुछ रखा है तो वो कितने हिस्सों में बटेगा, किस तरीके से बटेगा, ये सारा वही मामला है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा बेटा गॉस थ्योरम के ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। गॉस थ्योरम क्या है, मैंने कुछ नीट के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे, कुछ क्वेश्चन मैंने जेई के डिस्कस करे, ठीक है। और फिर मैंने आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करे किसके बारे में लेकर के, कि क्यूब को लेकर के, सरफेस ऑफ द क्यूब। इन दो वर्डों में ये बहुत कंफ्यूजन होगा। और गॉस थ्योरम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमारे को यही बात याद रखनी है कि
जो है जो गॉसियन सरफेस है या जो सिमेट्री है वो क्या है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से अपने दिमाग में बैठाना, इसी तरीके से उसको पढ़ाई कर लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को यहीं शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अगर इसको अगला टॉपिक भी अगर हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया तो लेंथी वीडियो हो जाएगा, फिर वो पढ़ने में मजा नहीं आता। मेरा मानना यही है कि यार वीडियो होना चाहिए 35 से 40-45 मिनट का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इतने टाइम में इतना ही कॉन्सेप्ट अगर होता है, एक पीरियड के टाइम के इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को लेकर के, उनकी डेरिवेशन करूंगा, उनके न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा मैं, और फिर हम लोग एक वीडियो स्पेशली अलग से लेके आएंगे कि फ्लक्स के न्यूमेरिकल किस प्रकार के होते हैं, जेई के और नीट के। जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो आएगा बेटा, उसको भी बड़े ध्यान से देखना। तो ये है हमारा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए अभी इतना ही है। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे, बाय।